हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन बैंक सीरीज। तो इसके अंदर मैं आपको क्या करवाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्वेश्चंस करवाऊंगा और ये आपकी हेल्पफुल रहने वाली है एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए मेनली, या फिर एसएससी के कोई भी एग्जाम जैसे सीपीओ सीएचएसएल डिफेंस एग्जाम्स के लिए और बाकी इन सभी एग्जाम्स के लिए। तो इसमें हम यूनिट वाइज करेंगे। जैसे आज मैंने फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहली यूनिट क्या है, भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे करते हुए हम यूनिट 2 यूनिट 3 और ऐसे चलेंगे। इस सीरीज के अंदर मैं आपको सारे बढ़िया से मतलब अच्छे से क्वेश्चन रिवाइज करवा दूंगा। तो आप ये सीरीज एंड तक देखें। आज हम पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने। तो ये किसने पेश किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अभी देखो, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पेश किया गया था, है ना, संविधान सभा के सामने। तो आपको ये डेट पता होनी चाहिए, 13 दिसंबर 1946। इसमें मैंने जैसे डिटेल भी रखी है, ये डिटेल भी आप याद रख लो क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर किए हैं और अपनी तरफ से अलग अलग सोर्सेज से जो बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि टेंटेटिव क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के लिए, वो कवर किए हैं। तो आप ये डेट आपको पता होना चाहिए कि ये कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946, और किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जैसे आपने देखा होगा, जैसे प्रियम्बल प्रस्तावना जिसे बोलते हैं, संविधान की प्रस्तावना, एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उनके स्टार्टिंग में ही फ्रंट पेज पे ही प्रियम्बल लिखा होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे जो स्टार्ट होता है। तो ये प्रियम्बल है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ना, इसी को ही बाद में कुछ चेंजेस करके, मॉडिफाई करके, उसी को ही प्रियम्बल, यही प्रियम्बल बन गया था, मतलब संविधान का प्रियम्बल, प्रस्तावना। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा ने कब अडॉप्ट किया था? तो इसके अडॉप्शन की डेट क्या है? 22 जनवरी 1947। ये आपको डेट पता होनी चाहिए। आगे मैंने जैसे नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, ये सारी डेट की कब उनको अडॉप्ट किया था, तो वो सारी डेट भी आगे आएंगी, वहां से भी क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाने में टोटल कितना टाइम लगा? तो ये तो आपको सबको पता ही होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी मैं अभी ऊपर बात कर रहा था ना कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? ये क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं, लेकिन जब आप वहां पे ऑप्शन देखोगे ना तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो इसीलिए इनको अच्छे से आप याद रख लो कि नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया। तो इसको किया गया 22 जुलाई 1947। इसको आप ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि देखो, जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त, यानी 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। तो आज़ादी जब मिल रही है तो ऐसे मतलब हमें फ्लैग तो चाहिए लहराने के लिए, जस्ट ऐसे ट्रिक के लिए। तो आप याद रख लो कि अगस्त से पहले ही। तो डेट क्या है? 22 जुलाई 1947। ऐसे आप ऑप्शन देख के कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये कौन थे? सर BN राव। इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। कई बार पूरे नाम से क्वेश्चन में मतलब आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि सर बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एंड केम इनटू फोर्स रिस्पेक्टिवली? यानी कि जो भारत का संविधान है ना, उसको अडॉप्ट अपनाया कब गया? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि वो लागू कब हुआ, फोर्स में कब आया? तो इसका आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949 को तो ये अडॉप्ट किया गया, और उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे तरीके से फोर्स में आया है। अभी 26 नवंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। और 26 जनवरी आपको पता ही है, रिपब्लिक डे। और ये देखो, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कई बार आपके मन में ऐसे सवाल आएगा कि 26 नवंबर 1949 को ही हमने अडॉप्ट कर लिया था, तो फोर्स में क्यों नहीं आया? तो कुछ आर्टिकल यहाँ पे भी मतलब फोर्स में आ चुके थे, लेकिन बाद में 2 महीने वाली डेट इसीलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। उन्होंने मतलब स्वराज का जो है ना, वैसे तो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आपको सेशन याद होगा, मैंने हिस्ट्री सेशन में करवाया है कि जो लाहौर सेशन हुआ था रावी नदी के किनारे, उसमें 26 जनवरी 1930 को हमने बोला था कि हमारा मतलब स्वराज वाला जो कंसेप्ट था, तो इसीलिए उसको उसके साथ ऐसे कि भाई वो डेट को याद रखते हुए हमने ये वाली डेट चुनी, 26 जनवरी 1950। सीधा सीधा आप याद रखो इनके अडॉप्शन की डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। और इसी मीटिंग में टेम्परेरी चेयरमैन भी चुने गए थे। कौन चुने गए थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, पहले परमानेंट चेयरमैन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले परमानेंट चेयरमैन कौन चुने गए थे? तो ये चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मैंने आपको ऊपर बताया दिया। इसकी क्रोनोलॉजी क्या है? 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। तो मीटिंग में मतलब हमें प्रेसिडेंट तो चाहिए ही, तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को ही। और इन्हीं को क्यों बनाया गया? क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उन सभी में से। तो 2 दिन तक ये प्रेसिडेंट रहते हैं। फिर बाद में 11 दिसंबर 1946 को, यानी इसके 2 दिन के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और इसी दिन सर बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर बनाया गया, जो मैंने ऊपर आपको कवर कराया है। और एच सी मुखर्जी को वाइस चेयरमैन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कौन से ईयर में पास किया गया? ये सारे के सारे एक्ट आपको पता होने चाहिए। इसमें मैंने बढ़िया इंपॉर्टेंट एक्ट कवर किए हैं और उनके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स भी कवर किए हैं। ये रेगुलेटिंग एक्ट में जैसे 6 प्रोविजन थे, लेकिन जो एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है ना, वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? 1773 में। ये आपको इसके 3 प्रोविजन तो एटलीस्ट पता होने ही चाहिए, इनसे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जैसे देखो, एक प्रोविजन तो ये था कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोला करते थे। इस एक्ट के बाद उसको क्या बोलने लगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वो थे वारेन हास्टिंग्स। नीचे आ जाएगा क्वेश्चन में। आप ये रखो, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, नोट करने की कुछ जरूरत है नहीं, समझते हुए चलो बस। नेक्स्ट प्रोविजन क्या था? पहले जैसे 3 प्रेसिडेंसी होती थी, बॉम्बे, मद्रास और एक कौन सी होती थी? बंगाल। तीनों इंडिपेंडेंट रहती थी, इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या किया गया? बॉम्बे और मद्रास इन प्रेसिडेंसी को सबॉर्डिनेट बना दिया गया बंगाल के, कि अब भाई अगर कुछ भी डिसीजन है ना तो बंगाल का चलेगा, आप ये दोनों प्रेसिडेंसी इसके सबॉर्डिनेट रहेंगी। सबॉर्डिनेट मतलब एक तरीके से इनके जूनियर। और नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है? इसी एक्ट से सुप्रीम कोर्ट बनाया गया फोर्ट विलियम कलकत्ता में। तो इस एक्ट से बनाया गया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट सेटअप कब हुआ? 1774 में, इसके 1 साल बाद। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट कब सेटअप हुआ? 1774 में। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया इधर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सेटअप हुआ था कहाँ पे? फोर्ट विलियम कलकत्ता में। कौन से एक्ट से? तो मैंने इसमें बता ही दिया आपको। देखो, इन तीनों को आप अच्छे से याद रख लो, तो ये नीचे क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये कौन से एक्ट से हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और सुप्रीम कोर्ट सेटअप कब हुआ? एक्ट तो है 1773 का, लेकिन ये सेटअप होता है 1774 में। और इस जो सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जैसे अभी हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, तो उस टाइम इसके चीफ जस्टिस कौन थे? ये थे सर एलिजा इम्पे, पहले चीफ जस्टिस। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में क्या होता था? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे और 3 अदर जज आएंगे, टोटल 4। अभी आपके लिए क्वेश्चन क्या है? अभी जो हमारा प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, उसके अंदर टोटल कितने जजेस हैं, ये आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऊपर मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बोला करते थे, अभी क्या बोलने लगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद। तो ये कौन थे पहले? वारेन हास्टिंग्स। ये इधर मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के साथ चाय और व्यापार को छोड़कर भारत के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष समाप्त हुआ? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उनकी मोनोपोली होती थी पहले इंडिया की ट्रेड में। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इंडिया के साथ जो ट्रेड है ना, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी कर पाएगी। जो लंदन से जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाकी कंपनीज नहीं कर पाएंगी। ऐसा नहीं है कि वहां से लंदन से और भी कंपनीज आ रही हैं, तो पहले इन्हीं की मोनोपोली होती थी। तो इस मोनोपोली को अब खत्म कर दिया गया। बस 2 ही चीजों में मोनोपोली बची, एक तो कि चाय में खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही, चाय का जो भी बिजनेस है ना भारत के साथ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और दूसरा, चाइना के साथ ट्रेड अगर करनी है तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इन 2 को छोड़ के इनकी बाकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। ये क्वेश्चन, यानी कि अब बाकी और कंपनीज है ना, लंदन से, यूनाइटेड किंगडम से और भी कंपनी आकर ट्रेड कर सकती है इंडिया में। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये हो गया कि चाय और चाइना, इनको इन दोनों, ये 2 में मोनोपोली बची। और एक आएगा कि कंप्लीटली मोनोपोली खत्म हो गई है। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर क्या है? 1813। यानी 1813 में
इसकी मोनोपोली होगी खत्म ईस्ट इंडिया कंपनी की, इन दो चीजों को छोड़ के, याद रखना बस, चाय और चाइना, 1813 में। और कंप्लीटली अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कंप्लीट एंड ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया ट्रेड, तो ये कब हुई? 1833 में। 1833 में पूरी तरीके से मोनोपोली खत्म भाई, चाय भी, चाय वाला कंसेप्ट भी और चाइना के साथ ट्रेड वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो पहले देखो गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, फिर क्या बने? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद क्या बन गए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कौन थे पहले? ये थे विलियम बेंटिक। और ये प्रोविजन कौन से एक्ट में आता है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट में क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोले जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन था? तो ये कौन था? ये थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और ये प्रोविजन कौन से एक्ट में आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बोलना जाने लगा वाइसराय। अब इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, देखो वाइसराय पता होना चाहिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तीन ही क्वेश्चन है, और तीनों के एक्ट कि कौन से ये एक्ट से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया एग्जाम्स में कि मतलब हद है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज आल्सो नोन एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? कौन से एक्ट को मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये चार ऑप्शन हैं, इसका आंसर क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो मोर्ले थे ना, मोर्ले ये क्या, कौन थे? ये वाइसराय थे या सेक्रेटरी थे? और मिंटो क्या थे? तो मोर्ले क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और मिंटो क्या थे? वाइसराय। ये वाइसराय इंडिया में रहते थे, और सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है ना, ये कहाँ, इनकी सीट कहाँ पे होती थी? बाहर लंदन में, ये वहां बैठा करते थे। और इस एक्ट में, इस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कई प्रोविजन है, लेकिन आपको एक प्रोविजन ये पता होना चाहिए कि इसी एक्ट से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, इसका मतलब क्या है कि अभी मुस्लिम्स के लिए अलग से सीट रिजर्व होंगी, और उन सीटों पे मतलब मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाई लड़ेंगे कि हाँ भाई इस सीट के लिए हम वोट कर रहे हैं, और उन उन सीटों पे जो भी मतलब कैंडिडेट खड़ा होगा उनको मुस्लिम ही वोट देंगे। ये है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो एक प्रोविजन तो 1909 एक्ट का ये हो गया, सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको पता होना चाहिए कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एक जो इंडियन थे, पहले इंडियन जिनको वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्थान दिया गया। इस क्वेश्चन को मैंने नीचे कवर किया है, आ जाएगा ये। तो ये दो प्रोविजन तो आपको एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एक्ट को मोन्टाग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है? तो 1909 वाले को तो बोलते हैं मोर्ले मिंटो, और इसी के 10 साल बाद 1919 वाले को क्या बोलेंगे? मोन्टाग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इसका आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। और इस एक्ट की एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको पता होना चाहिए, जैसे पहले वाले में मैंने बताया ना, लिंक करके आप याद रख लो कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था 1909 में मुस्लिम्स को, और यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर दिया गया सिख्स के लिए, और यूरोपियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, और एंग्लो इंडियंस के लिए। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड टू सिक्स और यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस बाय विच ऑफ द एक्ट? और ये आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फेडरेशन यानी अखिल भारतीय महासंघ, ये इसको कब इंक्लूड किया गया? मतलब ऐसा प्रोविजन कि भाई हम ऑल इंडिया फेडरेशन बना लेते हैं, ऐसा प्रोविजन कौन से एक्ट में लाया गया? तो ये लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ऐसा प्रोविजन था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स मतलब माने नहीं इस बात के लिए कि नहीं भाई हम नहीं आएंगे फेडरेशन में, तो फिर ये मतलब बन नहीं पाई ऑल इंडिया फेडरेशन कभी भी, ये बस एक प्रोविजन ही रह गया। तो पूछा जा सकता है आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ये प्रोविजन। और आरबीआई भी सेटअप हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही, और बर्मा बर्मा जो इंडिया से अलग हुआ था ना, वो भी इसी एक्ट से होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे संविधान का जो मेजर चंक है ना, मतलब जो हमारा सबसे बड़ा हिस्सा हमने इसी एक्ट से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आगे मैं आपको सारे करवाऊंगा ये कि हमने कौन सी कंट्री से क्या लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संविधान में क्या लिया है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से लिए हैं, है ना, जर्मनी से, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, ये सब मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग लिस्ट पूछी है कि इधर आपको एक लिस्ट वन दे रखी है, इधर लिस्ट टू, इनको आप मैच द फॉलोइंग देखो। तो देखो ये आपको मैंने करवाई दिए सब। फर्स्ट, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये जैसे देखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो बताया था आपको इसको क्या आएगा? वारन। पहला वाइसराय कौन था? कैनिंग। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, जो ऊपर करवाया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था कलकत्ता में, फोर्ट विलियम में, तो इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे?
एलिजा इम्पे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक। तो इस हिसाब से ये इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया? ये ऊपर आपको बता ही दिया अभी उसके प्रोविजन। तो कि बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से अलग कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, 1909, 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये भी पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट से सेटअप हुआ? तो उसका आंसर भी क्या है? यही 1935। अभी देखो मैंने इसको अलग भी क्वेश्चन बना सकता था, अगला क्वेश्चन कि आरबीआई किस एक्ट से सेटअप हुआ, लेकिन वो बिना बात की वीडियो लेंथी करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसी में मैंने इसको लिख दिया है, तो आप ऐसे याद रख लें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एक्ट ने डायरकी एट द प्रोविंसेस, कि कौन से एक्ट से ये प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया? अब देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें कि प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का मतलब क्या? प्रांत, कि भाई डायरकी आई प्रोविंसेस में। और दूसरा क्वेश्चन है डायरकी एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल जैसे अभी देखो, अभी जैसे सेंट्रल लेवल क्या है, जैसे अभी जो हमारी सेंट्रल लेवल पे सरकार है वैसे उस टाइम होते था, जैसे अभी राज्यसभा लोकसभा है। और प्रोविंसेस क्या है? प्रांत, जैसे हमारे अभी स्टेट्स हैं, है ना, राजस्थान मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं। तो प्रोविंसेस में डायरकी आई, इस तो ये कौन से एक्ट से आई? 1919 से। और सेंट्रल लेवल पे डायरकी कौन से जाती है? द्वैध शासन 1935 के एक्ट से। अभी देखो दोनों क्वेश्चन क्लियर है ना? अभी आपसे देखो इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखो कि सेंट्रल लेवल पे जब डायरकी आ रही है द्वैध शासन 1935 से, इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन से ये भी कह सकते हैं कि प्रोविंसेस में डायरकी कौन से एक्ट से हटाई गई? तो उसका आंसर यही हो जाएगा 1935, है ना। ऐसे याद रखो आपकी, देखो सेंटर में जब डायरकी ला रहे हैं इसका मतलब प्रोविंस में हटा दी होगी भाई, ऐसे ट्रिक से आप याद रख लो। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ एक बार कि प्रोविंसेस में द्वैध शासन कौन से एक्ट से लाया गया? 1919 से। द्वैध शासन का मतलब क्या है? द्वैध शासन का मतलब यह है कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया, सब्जेक्ट को जैसे ट्रांसफर्ड लिस्ट में बना दिया गया। और दूसरा रिजर्व 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 सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट तो मतलब जैसे जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने पास रख लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट थे वो हमारे रूलर्स को इनको दे दिए कि भाई आप देख लो, ये था इसका मतलब। तो प्रोविंसेस में डायर किया 1919 से, और सेंट्रल लेवल पे पूछा जाए तो 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एक्ट ने, ये देखो ये वही इसी क्वेश्चन को इन्होंने इस तरीके से पूछ लिया कि कौन से एक्ट ने डायरकी को अबोलिश कर दिया, यानी हटा दिया प्रोविंसेस में, और उसके स्थान पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लिया है? तो देखो ये सेम ही क्वेश्चन है। तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि प्रोविंसेस में डायरकी हटाई है 1935 के एक्ट से, और इसकी जगह सेंटर में लिया है डायरकी को। और अभी प्रोविंसेस में जब द्वैध शासन हट गया तो उसकी जगह कुछ तो लाएंगे ना, तो ये क्या लिया है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रांतीय स्वायत्ता। इसका मतलब क्या है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का? इसका मतलब यह है कि जो प्रोविंसेस थे ना, प्रांत, उनके पास ना रिलेटिवली कुछ पावर रहेगी कि आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो, थोड़े बहुत डिसीजन आप अपने ले सकते हो, लेकिन आप फेडरेशन में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे अभी भी हमारे जैसे स्टेट लिस्ट है कि आप स्टेट के पास पावर है कि जैसे कानून बनाना, है ना, जैसे ये सारी चीजें गैम्बलिंग के ऊपर जो कुछ प्रोविजंस है जो स्टेट लिस्ट में है कि स्टेट ही कानून बनाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब सेंटर तो पावरफुल है इंडिया में। तो उसी तरीके से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एक्ट ने ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया? पहले क्या होता था कि इंडियन जो थे ना, वो मतलब सिविल सर्विसेज में उनके लिए ओपन कंपटीशन नहीं होता था, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडियन आके सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे देगा उस टाइम पहले तक। तो इस एक्ट के आने के बाद ओपन कंपटीशन हो गया कि अभी इंडियन भी आ सकते हैं सिविल सर्विसेज में, आप कंपटीशन फाइट करो और आ जाओ। जैसे अभी तो ओपन कंपटीशन है ही, अब ऐसा थोड़ी है कि आप लोग दे पाते हो एग्जाम, मैं नहीं दे पाता, या ऐसा थोड़ी है। कोई भी अभी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं इंडिया में, अगर वो उस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 एक्ट के बाद ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, ये मतलब ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसी से रिगार्डिंग आपको ये कमेटी भी पता होनी चाहिए। इस कमेटी का नाम क्या है? मैकाले कमेटी। ये पूछा जा सकता है कि मैकाले कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? तो ये कमेटी है इंडियन सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। और इसी कमेटी को कब अपॉइंट किया गया? 1854, इन्हीं कामों के लिए कि भाई ये आप सब देख लो, जो ओपन कंपटीशन, ये एग्जाम करवाना और ये सब। कमेटी डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसको देखो, मैं जब आपको ये क्वेश्चन याद आया, मैं अभी आपको ऊपर करवा रहा था पार्लियामेंट रिफॉर्म्स 1909 का जो एक्ट था, उसमें मैंने बताया था कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्थान मिला था। तो ये वही क्वेश्चन है। ये देखो, एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से ये वाला मतलब इसी एक्ट ने ये प्रोविजन दिया था। एक तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट का और दूसरा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसमें वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था। देवर अडोप्टेड ऑन विच डेट। तो इनकी डेट क्या है, 24 जनवरी 1950, यानी रिपब्लिक डे से जस्ट 2 दिन पहले है इन दोनों को। नेशनल एंथम सभी जानते ही हम, हमारा जनगण मन, और इसको कंपोज किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम, ये किसने ये लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये कहां से लिया गया था, इनका एक नोवेल था आनंद मठ, उससे ये लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, जो संविधान सभा थी ना, संविधान सभा जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उसके अंदर कितनी महिला सदस्य थी। ये भी एक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है मैं ये क्वेश्चन। तो इसके अंदर टोटल, इसके अंदर कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। और अभी इनकी अभी देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अभी एक एक्ट आया है, आपने देखा होगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो उससे क्या बोला जा रहा है कि 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी विमेन के लिए लोकसभा में और विधानसभा में। तो देखो मतलब कितनी प्रोग्रेस की बात है ये कि देखो, जब संविधान सभा बन रही है उसमें टोटल मेंबर कितने थे, 389, उसमें से महिलाएं सिर्फ 15 ही हैं। लेकिन ये बात कब की है, 1946 की। और आज 2023 में 33% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं विमेन के लिए। तो ये एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। मैं जल्द ही यूनिट 2 लेके आऊंगा आपके लिए। उसके अंदर मैं करवाऊंगा अलग अलग कमेटी वाला चैप्टर, जिसके अंदर की ये कमेटी थी और इसके ये चेयरमैन थे, जैसे यूनियन पावर कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, फ्लैग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी। तो वो मैं आपको यूनिट 2 में करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक अवर कंटेंट देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल डॉक्टर तमन्ना क्लासेस।